आज से 150 साल पहले हमारे देश के मथुरा में एक महिला फांसी घर का निर्माण कराया गया था। लेकिन आज़ादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक हमारे देश में आज़ाद भारत में किसी भी महिला को फांसी की सज़ा नहीं दी गई है। लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूटने ही वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली शबनम नाम की एक लड़की जिसे फांसी की सज़ा होनी है। शबनम ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने ही परिवार के 8 सदस्यों की हत्या कर दी थी। वो रात था 14 अप्रैल 2008। इससे पहले कि आपको हम शबनम के इस खौफनाक वारदात की दास्तान सुनाएं, नमस्कार, मैं हसन। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में ही एक इलाका आता है अमरोहा, और उसी अमरोहा में एक बावन खेड़ी नाम का एक गांव था और उस गांव में बहुत सारे परिवार रहते थे और उन्हीं परिवारों में से एक परिवार शबनम का भी था। शबनम के परिवार में उनके पापा, उनकी मम्मी, उनके 2 भाई और उनकी भाभी और उनकी एक भतीजी रहती थी। शबनम का परिवार कई मायनों में और परिवार से एक अच्छे लेवल पर था। शबनम का जो परिवार था वो पढ़ा लिखा था और पैसे वाला परिवार था। शबनम के जो पिता थे वो एक टीचर थे और स्कूल में पढ़ाया करते थे। शबनम ने भी अपनी पढ़ाई शुरू की और उन्होंने अपना एमए पूरा किया। वो इंग्लिश पढ़ाती थी और इंग्लिश में ही उन्होंने एमए को पूरा किया। पढ़ाई के दौरान जो शबनम के दोस्त थे वो बताते हैं कि शबनम एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही हंसमुख और मिलनसार और नेक मिजाज लड़की थी। एमए जब शबनम का पूरा हुआ तो वो जो पापा जो जिस स्कूल में पढ़ाते थे उसी स्कूल में पढ़ाने लगी। लेकिन उसी पढ़ाई के दौरान जब वो स्कूल जाती थी तो उसी दौरान उसे गांव के ही एक लड़के सलीम से प्यार हो गया। सलीम और शबनम का जो परिवार था, उन दोनों परिवार में एक ऐसा फासला था जो ऊंच नीच का जो फासला होता है वो फासला था। जहां शबनम का परिवार एक अच्छा परिवार कहलाता था, एक इज्जतदार परिवार कहलाता था, वही सलीम का परिवार जो था वो किसी तरीके से अपना ज़िंदगी गुसर बसर करता था और सलीम की जो पढ़ाई थी वो 5वीं पास तक थी। शबनम और सलीम के प्यार के बारे में पता चलता है शबनम के घर वाले को। शबनम के घर वाले नाराज़ होते हैं, लेकिन तब तक शबनम और सलीम का जो प्यार था वो कहीं ना कहीं परवान पकड़ लेता है। प्यार की जो रंगीनियाँ थी वो और ज़्यादा सुर्ख हो चुकी होती है। उसी के बाद 14-15 अप्रैल की वो रात, 2008 का वो साल, उस रात बावन खेड़ी में शबनम ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि आज भी लोग उस वारदात को सुनकर दहल उठते हैं, सहम उठते हैं। और उस वारदात ने अब उस पूरे इलाके में अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि आज 2008 के बाद आज तक उस इलाके में किसी ने भी अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। तो आइए सुनते हैं उस पूरी वारदात, आखिर क्या हुआ था। 14-15 अप्रैल की रात थी। अचानक शबनम के जो पड़ोसी थे उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया कि हमारे घर के बगल में मतलब कुछ कांड हो चुका है और जो बच्ची है वो चिल्ला रही है। तो बगल में ही जो सबसे नज़दीक में थाना पड़ता था, हसनपुर थाना, वो आया, वहाँ की पुलिस आई। पुलिस ने शबनम के घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर जब पुलिस गई तो देखा वो बहुत ही डरावना था। 7 लोगों की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने आनन फानन में सभी लाश को उठाया और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। अब वहाँ पर शबनम अकेली थी। एक तो उस घर में 7 लोगों की हत्या हुई है और शबनम अकेली है। तो पुलिस तो पूछना चाह रही है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन एक डरी सहमी बच्ची से उस समय पुलिस कहाँ तक पूछ पाती। फिर भी जो शुरुआती पूछताछ होती है कि कैसे हुआ, तुमको कैसे पता चला, तो शबनम ने बताया कि छत के तरफ से कुछ चोर टाइप लोग आए थे और उन्होंने ये वारदात को अंजाम देने के बाद भाग गया और उनके भागने के बाद मैंने चिल्लाकर पड़ोसियों को जगाया। फिर 15 अप्रैल का सुबह होता है।
इलाके में ये खबर फैलती है और आग की तरह ये खबर पूरे इलाके में, अमरोहा के इलाके में फैल जाती है। फिर जो लोग होते हैं, लोग पर धरने दिए जाने लगते हैं, आंदोलन होने लगते हैं, बंदी होने लगती है और सरकार, प्रशासन और जो पुलिस है उनके खिलाफ नारेबाजी तेज हो जाती है। तब उस समय जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी वो मायावती थी। ये खबर मायावती तक भी पहुंचती है क्योंकि खबर ही इतनी सनसनीखेज थी। मायावती भी आती है, अमरोहा आती है, बावनखेड़ी आती है और शबनम से आकर उनके घर में मिलती है और ये ऐलान करती है कि हम मुआवजे के तौर पर शबनम को 5 लाख रुपया देंगे। ये तमाम चीज़ें जो हुए, तमाम हादसे जो हुए, तो उस समय जो वहाँ के SHO थे उसे भी सजा के तौर पर वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें हो रही थी। पुलिस को ना कोई सबूत मिल रहा था, ना कोई गवाह मिल रहा था। अब पुलिस करे तो करे क्या। सामने एक लड़की थी जिनके घर में 7 हत्या हुई थी। पुलिस भी मजबूर कि लड़की से क्या पूछा जाए। इन तमाम चीज़ें होती रही और इसी तमाम चीज़ों में जब एक और चीज़ सामने आई कि धीरे धीरे जो शबनम की तबीयत थी वो पहले से ख़राब हो गई। तो अच्छे इलाज के लिए उनका जो रिपोर्ट्स होता है, जो भी ब्लड टेस्ट होता है, डॉक्टर वगैरह जो सारी रिपोर्ट्स मतलब टेस्ट कराते हैं उन्होंने कराई। तो इसी में एक ऐसा रिपोर्ट सामने उभर कर आया जिसने इस पूरे केस का ही रुख मोड़ कर रख दिया। वो बात ये थी कि शबनम का जो रिपोर्ट आया उसमें एक रिपोर्ट ये भी आया कि शबनम 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। अब तो सोचने वाली बात है कि शबनम की तो शादी हुई नहीं, फिर प्रेग्नेंट ही है कैसे है। तो फिर पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। पुलिस ने गांव वाले से, अगल बगल से, पास पड़ोसियों से ये बात पता चला कि शबनम का सलीम के साथ अफेयर था। अब यहाँ पर 2 चीज़ पुलिस का शक बढ़ाया। पहला चीज़ ये था कि शबनम का जो घर था तो उस घर का गेट तोड़कर कोई लोग किसी की मतलब जो हत्या हुई थी उसको मारने के लिए गेट तोड़कर नहीं आए थे। और दूसरा जो घर के पीछे साइड का दीवार था वो दीवार ज़मीन और छत की जो ऊंचाई थी वो ऊंचाई लगभग 14 फीट थी और वहाँ पर चढ़ने का या सीढ़ी लगाने का या रस्सी लगाने का वैसा कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला कि जिससे पता लगे कि मतलब जो हत्यारा हो वो घर में ज़बरदस्ती घुसा हो। ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी। पुलिस अपनी छानबीन में बिजी थी। तभी फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब 7 बॉडी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते हैं तो वो भी एक दिलचस्प मोड़ ला देता है इस पूरे केस में। उसमें ये आता है कि मतलब जो 7 लोग थे तो उसको मारने से पहले उनको पॉइजन खिलाया गया था। अब पुलिस परेशान कि आखिर उसी घर में शबनम भी थी। जब खाने से पहले पॉइजन दिया गया तो शबनम ने वो खाना क्यों नहीं खाया, आखिर वही 7 लोग क्यों मरे। पुलिस का शक और बढ़ा। एक तो पहला शक ये मिल गया था कि शबनम प्रेग्नेंट, दूसरा शक ये कि जब पॉइजन सभी लोग खाए शबनम ने क्यों खाया। 2 शक। उसके बाद पुलिस डायरेक्ट सलीम के पास पहुंचती है। सलीम के पास पहुंचने के बाद पुलिस जब अपने कड़े रवैये में जब सलीम से पूछताछ करती है तो सलीम ये कबूल कर लेता है कि हमारे और शबनम के प्यार को शबनम के परिवार वाले परवान नहीं चढ़ने दे रहे थे, हमें एक दूसरे से मिलने नहीं दे रहे थे, हमारी एक दूसरे से जो शादी करने की सोच थी उस सोच को पूरा नहीं करने दे रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने मिलकर ऐसा किया। उसके बाद शबनम से पुलिस पूछताछ करती है, शबनम भी इसको कबूल करती है। उसके बाद उस समय तक जो ये सारे मामलात थे अदालत में, मतलब जो लोअर कोर्ट होते हैं उसमें ये सारे मामलात चल रहे होते हैं। और इसी मामलात के बीच क्योंकि 7 महीने की प्रेग्नेंट थी शबनम जब ये वारदात ये सारी चीज़ हुई थी, तो उसके बाद ये तमाम चीज़ होते होते लोअर कोर्ट में ही जब ये मामला चल रहा होता है, जब शबनम मुरादाबाद जेल में बंद थी
और सलीम आगरा जेल में, तो मुरादाबाद जेल में ही शबनम एक बच्चे को जन्म देती है। और लॉ के हिसाब से ये कानून भी है कि अगर कोई मुजरिम है, कोई कैदी है और वो कोर्ट में ये जेल में किसी बच्चे को जन्म देती है तो 7 साल तक वो बच्चा माँ के साथ जेल में रह सकता है। तो बच्चा जेल में ही रहा और उस बच्चे का नाम ताज रखा गया। और फिर लोअर कोर्ट का फैसला सामने आ जाता है। लोअर कोर्ट ये कहती है अपने फैसले में कि ये बहुत बड़ा संगीन अपराध है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, अगर इसको हम बरी करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक गलत मैसेज जाएगा, इसलिए उसे फांसी की सज़ा सुना देती है। फिर शबनम और सलीम के जो केस लड़ रहे होते हैं ये तमाम लोग हाई कोर्ट अपील करते हैं। हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट को फैसले को कायम रखती है और उसे ये कह देती है कि नहीं, इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये लोग को फटकार ही मिलता है और जो लोअर कोर्ट का फैसला था कि फांसी की सज़ा होनी है वो फैसला बरकरार रखा जाता है। इसके बाद ये लोग लास्ट ऑप्शन तक जाते हैं और उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, तो प्रणब मुखर्जी को माफ़ी अर्जी ये लोग डालते हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी जो उस समय के राष्ट्रपति थे वो भी इसको ठुकरा देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, फांसी की सज़ा होनी चाहिए क्योंकि मतलब जो अपराध है वो बहुत ज़्यादा संगीन अपराध है। ये तमाम चीज़ें होते होते 2015 तक ये तमाम चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद अब मतलब जब राष्ट्रपति ने उसको वापस किया, राष्ट्रपति ने उनकी अर्जी को ठुकराई, तो अब ये हो गया कि नहीं, अब इसे फांसी की सज़ा होनी ही है। लेकिन उस समय शबनम ने और सलीम ने काम किया कि अब ह्यूमन राइट्स को सामने लाकर, अपने बच्चे को सामने लाकर उन्होंने ये कहा कि मेरा जो फांसी का सज़ा इसे उम्र कैद में बदल दिया जाए और इसलिए मुझे फांसी ना दी जाए क्योंकि मेरा एक बच्चा है और वो अनाथ हो जाएगा। लेकिन अब उसका भी फैसला हमारे सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराने फैसले को ही बरकरार रखा है और उन्होंने ये कहा कि नहीं, फांसी की सज़ा होनी है। अब उनका जो बच्चा था ताज, एक और सवाल सामने आता है कि उनका बच्चा कहाँ गया। तो मैंने पहले ही शुरुआत में ही बताया कि शबनम एक बहुत ही मिलनसार लड़की थी और उसे कॉलेज में सब पसंद करते थे। वो कई दोस्तों का फीस भी भर दिया करती थी क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मजबूत था। तो उसी कॉलेज के दिनों में उन्होंने सैफ़ी नाम करके एक दोस्त की मदद की थी और सैफ़ी शबनम को भाई के जैसा मानता था, बहन के जैसा मानता था। तो जब मुरादाबाद जेल में ही ताज ने पैदा लिया था, शबनम ने जब अपने बच्चे को जन्म दिया था, तो उसी समय सैफ़ी और सैफ़ी की जो पत्नी थी उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इस बच्चे को पालेंगे। लेकिन शबनम ने भी अपना जो बच्चा दिया तो उन्होंने एक शर्त पर दिया कि इनका नाम बदल दिया जाए और इसे अमरोहा के इलाके में कभी लेकर नहीं जाया जाए। अब तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। बक्सर से जो रस्सी पहुंचनी थी वो रस्सी भी जो कि बक्सर में फांसी की रस्सी जो तैयार होती है वो बक्सर में होती है, वो रस्सी भी पहुंच चुकी है। पवन जल्लाद भी पूरी तैयार हो चुके हैं, मथुरा जेल भी तैयार हो चुका है। लेकिन अब इनका डेट वारंट नहीं आया है कि किस डेट में फांसी होनी है और किस डेट में किस समय को इनकी फांसी देनी है। अगर ऐसा होता है तो आज़ाद भारत में ये पहली बार होगा, ये पहला ऐसा केस होगा कि जब किसी महिला को फांसी दी जाएगी। तो ये थी शबनम की खौफनाक दास्तान। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।